नीरज भाई राम राम। नीरज जी नमस्कार। कोहली साहब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या योगी आदित्यनाथ उस बाजी में एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने से पहले बीजेपी की अपनी अंतरकलह की लड़ाई में बाजी पलट देते हैं, जिस लड़ाई में केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश पाठक पिछले लंबे समय से उनके पीछे हाथ धोकर पड़े थे कि जैसे तैसे करके यूपी की सियासत में किसी ओबीसी या किसी नए चेहरे की एंट्री हो। लेकिन दिल्ली में जब बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त जो मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक हुई, उस मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में योगी आदित्यनाथ की बाकायदे सराहना की गई। आज हम तमाम पत्रकारों के साथ, देश के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ ये आकलन करने की कोशिश करेंगे कि जैसे योगी जैसे एक बड़े नेता को रोकने की जो कोशिश बीजेपी में हुई, क्या उसका नतीजा था लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कम नंबर आना। और दूसरे मुद्दे पर यह बात करेंगे कि क्या योगी का मॉडल बाकी के राज्यों में जाने लगा है दोस्तों। लेकिन इससे पहले यह समझना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ का मॉडल हिट क्यों हो रहा है। यहाँ कुल 4 से 5 सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि क्या योगी की नौकरशाही की वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के भीतर आक्रोश पैदा हुआ। सवाल नंबर 2 कि क्या योगी के एक्शन की वजह से बीजेपी के भीतर ही घमासान शुरू हुआ। तीसरा सवाल यह कि क्या बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से, माफ करिएगा, योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से बीजेपी में घमासान मचा। चौथा मसला यह कि क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ में सब कुछ ठीक न होने के कारण पार्टी विधायकों, सांसदों, राज्यसभा सांसदों और यूपी में जो व्यवस्था है एमएलसी की, उन सभी में एक रोष पैदा हुआ और पार्टी दो खेमे में बंट गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लंबे वक्त से केशव प्रसाद मौर्य को सुनते आ रहे थे, लेकिन वक्त ऐसा बदला कि केशव प्रसाद मौर्य से केंद्रीय नेतृत्व बहुत खफा है। हमारे साथ तमाम उत्तराखंड के भी पत्रकार हैं, देश के भी पत्रकार हैं। वो जानते हैं कि दिल्ली आला कमान कैसे राज्य सरकार को रिमोट कंट्रोल करने की कोशिश करती है। नतीजा ये होता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों सरकारें मुख्यमंत्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। यही कारण होता है कि राज्य में इस तरीके से आक्रोश पैदा होता है। और पार्टी में कार्यकर्ताओं की नाराजगी का मसला सिर्फ यूपी में नहीं, राजस्थान में हाल ही में डिप्टी सीएम बनाई गई दिया कुमारी भी नाराज है, उनको भी दिल्ली में बुलाया गया। उत्तराखंड बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपनी ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ खुलकर बयान दिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या बीजेपी चाहकर भी योगी आदित्यनाथ को हटाने में दोस्तों नाकाम हो गई है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है, आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले परिचय कराते हैं आपका, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ दीपक जाटव सर जुड़े हैं, वो भी पत्रकारिता में काफी अनुभव रखते हैं। गजेंद्र रावत सर हैं, लंबा अनुभव रखते हैं पत्रकारिता में। और धीरज कोहली जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पत्रकारिता और राजनीति दोनों को बेहतर समझते हैं और एक एक करके हम समझना चाहेंगे। सबसे पहले इस पैनल में सबसे बेबाक बोलने वाले हमारे जो सीनियर पत्रकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक बेहतर करते हैं, गजेंद्र रावत सर आपके पास आएंगे। योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी में बहुत भूचाल मचा, लेकिन दिल्ली में जाकर ऐसा क्या हुआ कि बाजी पूरी तरीके से पलट गई और योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी में छक्का मार दिया। मुझे नहीं लगता कि अभी सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। अभी बताया जा रहा था कि अभी पिछले दिनों जो मीटिंग हुई उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं आए, बीजेपी के जो 4 या 5 मंडलों के जो बड़े नेता हैं वो नहीं आए और एक स्पष्ट मैसेज है कि भाई योगी आदित्यनाथ को हटाना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में जो भारी हार हुई है, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, उस चुनाव परिणाम के बाद ये स्पष्ट बताया जा रहा है कि ये इसको योगी की हार ठहराया जा रहा है। और ये इसलिए भी है कि ये लगातार बैक टू बैक योगी आदित्यनाथ को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन सर, जो आपको पहले थोड़ी दिन देर से के ही लिए रोक जो रहे हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज पे भी टीम काम कर रही है। अब मैं आना चाहूंगा अरुण सर, आपके पास आना चाहूंगा। आपने देखा कि बहुत सी सरकारें आती हैं जाती हैं और दिल्ली से रिमोट कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। योगी आदित्यनाथ को लेकर उत्तराखंड में क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोग उत्तराखंड के पत्रकार हैं और योगी आदित्यनाथ का जो घर है वो उत्तराखंड में रहा। उन्होंने अपनी जवानी की शुरुआत तो अपने परिवार के साथ जैसे लोग करते हैं वैसे उनकी भी हुई।
उसके बाद वो यूपी आते हैं, उत्तराखंड अलग हो जाता है। तो जो माहौल है योगी को लेकर वो उत्तराखंड में कैसा है, मैं ये जानना चाहता हूं अरुण सर। अभिषेक जी देखो, निश्चित तौर पर जो योगी है वो उत्तराखंड का बेटा है जी और ऋषिकेश के पास यमकेश्वर ब्लॉक है, जी गंगा पार, वहां पैदा हुए और उनकी स्कूलिंग फिर ऋषिकेश में हुई, श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज में, और उसके बाद वो बीएससी करने कोटद्वार गए। और अगर उनके राजनीतिक इतिहास की बात करें तो वो पूत के पांव पालने में नजर आते थे। उस टाइम वो एबीवीपी की नेतागिरी कोटद्वार में करते थे और 1991 में उन्होंने टिकट भी मांगा एबीवीपी से, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। वो कोई कारण रहे होंगे, हो सकता है उस टाइम योगी अजय बिष्ट थे तो वो योगी नहीं बन पाए थे, तो इस वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला। लेकिन वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे वहां जनरल सेक्रेटरी का और हार गए थे। और उसके बाद वो एमएससी करने ऋषिकेश आए और उसी टाइम उनका संपर्क, क्योंकि जो गुरु अवैधनाथ थे उनके, वो भी यमकेश्वर ब्लॉक के रहने वाले थे, उसी टाइम उनका संपर्क हुआ और उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ के, एमएससी प्रीवियस में थे, फर्स्ट ईयर में थे, और वो पढ़ाई छोड़ के गोरखपुर चले गए थे उनके साथ, और उसके बाद उन्होंने पलट के नहीं देखा। और गोरखपुर से ही वो सबसे कम उम्र के सांसद बने, 25 साल की उम्र में, जब उनके गुरु अवैधनाथ ने वो सीट एक तरह से ना लड़ने का फैसला किया और योगी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो योगी उसमें लड़े और 5 बार वो सांसद भी रहे इस छोटी उम्र में। और उसके बाद ये सब जानते हैं कि वो 1917 में वहां के विधायक बने और उसके बाद मुख्यमंत्री बने, और 2017 में, ये मुझे याद है बहुत अच्छी तरह, क्योंकि हम जिस टाइम परेड ग्राउंड में त्रिवेंद्र रावत की शपथ में मौजूद थे, उसी टाइम मैंने अपने उस जमाने के चैनल में, अभिषेक तुम भी वहीं थे, मैंने 3 बजे एक ब्रेकिंग निकाली थी कि योगी होंगे अगले मुख्यमंत्री। मेरा सबने मजाक उड़ाया था, लेकिन मेरे सोर्सेस थे, और वही बात शाम को ANI ने 6 बजे ब्रेक करी। जो मैंने 3 बजे ब्रेक कर दी थी उस दिन खबर, वो ANI ने 6 बजे ब्रेक करी। और उससे पहले वो सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि जब शपथ हुई, शपथ के बाद एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग के लिए कैबिनेट बैठती है और उसके बाद हम सभी सचिवालय में थे, तो सचिवालय में तमाम पत्रकार, इवन ANI के पत्रकार मेरा मजाक बना रहे थे कि क्या चंडू खाने की खबर छोड़ देते हो। और 6 बजे उन लोगों को ब्रेक करनी पड़ी वो खबर कि योगी अगले दिन। भाई आप लोग जो है योगी आदित्यनाथ के परिवार को और बहुत करीब से देखते हैं, आप सभी लोग उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड से योगी आदित्यनाथ का नाता रहा है। और जैसे 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 कि योगी आदित्यनाथ ऋषिकेश में क्या इस तरीके की चर्चा होती है? यूपी में तो इस तरीके की चर्चा बहुत चलती है कि योगी आदित्यनाथ का कद पार्टी में ज्यादा बड़ा हो गया है, इसीलिए पार्टी का एक गुट जो है उनको दबाने की कोशिश करता है, उनको हराने की कोशिश करता है, ताकि वो वक्त से पहले बड़े न हो जाए। क्या इस तरीके की बात उत्तराखंड में भी होती है? क्या इस तरीके की बात आप लोग भी सुनते हैं, करते हैं? देखिए, उत्तराखंड के जितने लोग हैं, मुझे लगता है वो योगी को अपना बेटा भाई मानते हैं, और उससे मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट होता है कि भाई हमारे यहाँ का लड़का है, आज वो गोरखनाथ पीठ का महंत है या वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तो एक भावनात्मक लगाव है। वहां कहीं राजनीति आड़े नहीं आती इस मामले में। ये अलग बात है कि वो किस पार्टी में है, दूसरे लोग किस पार्टी में है, ये शायद मेरे ख्याल से योगी के मामले में कुछ सोचता भी नहीं है। और जिस तरह उत्तराखंड के लोगों ने देखा, उत्तराखंड के लोग कई बार अपने मुख्यमंत्रियों को ये संदेश देते हैं सोशल मीडिया में कि योगी से सीखना चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर है या वहां जो मशीनरी को उन्होंने टाइट कर रखा है, वो सब योगी से सीखना चाहिए। ये गाहे बगाहे बात होती रहती है। और देखिए, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जो उसका जन्म स्थान है उसे कोई झुठला नहीं सकता, जो अध्ययन का स्थान है वो कोई झुठला नहीं सकता, रिकॉर्डेड है। तो अब उसके बाद ठीक है, उनका कर्म क्षेत्र गोरखपुर हो गया और वो एक बहुत बड़ी पीठ के महंत हो गए। और मजेदार बात यह है कि उसी पीठ का एक स्थान कोटद्वार में भी है, जिसे सिद्ध बलि मंदिर कहते हैं, वो गोरखनाथ पीठ का स्थान है। उसमें महंत दलीप रावत महंत है, क्योंकि वो लैंसडाउन के भी विधायक है और वो महंत भी हैं, और उनके भी योगी से बड़े अच्छे संबंध है। तो वो
उत्तराखंड का भाई, उत्तराखंड का बेटा, वो सब कुछ है। और भावनात्मक लगाव उत्तराखंड के लोगों से योगी का है। जी अभिषेक। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ जो है ये भी चर्चा यूपी में रहती है लगातार कि यूपी में जिस तरीके की सियासत चल रही है, एक बार ये सब जानते हैं कि लगातार पिछले कई दिनों से केशव प्रसाद मौर्य लगभग 40 विधायकों से मिलते हैं, पार्टी के सांसदों से मिलते हैं, खुलकर पार्टी में ये बयान देते हैं कि संगठन बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य कभी मुख्यमंत्री से मिलने नहीं गए, उनकी बैठकों पे नहीं जाते, उनके मंच को साझा नहीं करते, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे योगी आदित्यनाथ का कभी जिक्र नहीं करते। उनका अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो वो जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तारीफ करते दिखते हैं या बीजेपी की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ कभी आपको उनके सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं देंगे। मैं ये जानना चाहता हूं, आवाज आपको मिलने लगी होगी आप सभी को, दीपक जाटव सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ की जो प्रशासनिक छवि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो पार्टी में दो तरीके की बातें कही जाती थी कि इनको कोई प्रशासनिक क्षमता, प्रशासनिक इनकी समझ नहीं है क्योंकि कभी प्रशासन के साथ मिलकर इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप सांसद थे और सांसद के तौर पे एक आप जिले में जरूर आप डीएमएसपी से या सीडीओ से मुलाकात करते हैं, लेकिन व्यापक लेवल पे आपका कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं रहा। दूसरी जो सबसे बड़ी उनकी कमी और कमजोरी बताई गई वो संगठन को लेकर बताई गई कि संगठन में आपकी कोई बहुत पकड़ नहीं है और आपने जिला इकाई और बाकी जगहों पे काम नहीं किया। तो क्या ये कमजोरी अभी तक उनकी आगे बढ़ रही है या योगी इन तमाम बातों से आगे बढ़ चुके हैं और पार्टी में एक जो गुट है जो उन्हें नहीं पसंद करता उन्हें जो है पसंद करना पड़ रहा है क्योंकि जनता के बीच उनकी एक छवि बन रही है? अभिषेक भाई, आपने बहुत ही अच्छा उम्दा सवाल आपने पूछा। और जो वास्तव में जो योगी जी की जो छवि इस समय और जो उस समय उनकी जो कार्यशैली को लेके जो आपने क्योंकि आप पिछले कई दिनों से लगातार इस मामले को पे बहुत स्टडी करके अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं लगातार आपके कार्यक्रम देखता रहता हूँ। तो उसमें जो अभी आपने देखा होगा कि जिस समय अभी भूपेंद्र चौधरी जी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा उत्तर प्रदेश के, और बीएल संतोष जो प्रभारी साहब हैं जो भी उत्तर प्रदेश में आए, और जब इन्होंने वहां पर बैठक ली और बैठक के बाद जो दिल्ली में रिपोर्ट अपनी इन्होंने दी है योगी जी के खिलाफ, उसमें यही चीज निकल कर छन कर आई है। आप मुझसे ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से इस बात को जानते होंगे कि उन्होंने यही कमी के रूप में उसमें दिखाया कि अब की बार जो उत्तर प्रदेश में हार हुई है योगी जी के नेतृत्व में, उसका कारण क्या रहा। उसके मूल कारणों में उन्होंने सबसे बड़ी जो वजह बताई है वो अफसरशाही को बताया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अफसरशाही योगी जी के कारण इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि जो उनके विधायक और जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो कहीं ना कहीं उसके कारण अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। तो एक बहुत बड़ा असंतोष और बहुत बड़ा कारण जो था वो उनकी अफसरशाही पे, नो डाउट कमांड अच्छी है उनके नेतृत्व में, वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर की बात पूरे देश भर में करी जाती है, उनका उदाहरण देखिए की जाती है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट उनके जो अब की बार रिपोर्ट कार्ड पे पड़ा, जो ये इतना बड़ा बवंडर, इतना बड़ा बवाल जो इस समय उत्तर प्रदेश भाजपा में मचा हुआ है, जो इस समय ये फेरबदल की बात हो रही है, इस समय जो चेंजेस की बात हो रही है, जो उस समय केशव प्रसाद मौर्य इतना खुलकर बैटिंग जो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बैकअप उनको दिल्ली की तरफ से है या उनको वो सारी चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण एक था कि अफसरशाही के हावी होने के कारण उनके मंत्री और विधायकों में इस बात को लेकर बहुत बड़ा संतोष रहा, और वही बात छन कर निकल के आई। और आप भी इतना बड़ा आपने खुद देखा होगा कि जिस समय लखनऊ मंडल की बैठक थी, जिस समय मुरादाबाद मंडल की बैठक थी, उन मंडलों में कहीं पर ब्रजेश पाठक नहीं आते योगी आदित्यनाथ के बुलाने पर, कहीं पर केशव प्रसाद मौर्य नहीं आते, कहीं पर आपका भूपेंद्र चौधरी नहीं जाते। तो ये जो अब इनका मामला था, अब ये रायता इतनी बुरी तरीके से बिखर चुका है कि अब इनको समेटना भाजपा को बहुत भारी पड़ गया। ये जितना बड़ा परिवार अपने आप को कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े परिवार, नो डाउट आप संख्या बल में आप बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन आप इसको समेट के नहीं रख पा रहे। अब आप ये देखिए कि आपस में इतनी बड़ी सरफुटबल है। आज जो बैठक, आज नीति आयोग की बैठक के बाद आज इस समय मेरे ख्याल अभी बैठक चली रही है इनकी भाजपा मुख्यालय में, उसमें ये पहली बार आज चारों लोग एक साथ एक टेबल पे हैं। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, आपका ब्रजेश पाठक जी, योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य जी, ये पांचों लोग आज पहली बार इसमें बैठक में शामिल हो रहे हैं। एक बार और नहीं तो कई बार इनके प्रभारी वहां पर लखनऊ आते हैं, उनसे योगी जी नहीं मिलते, योगी जी जब बुलाते हैं तो ब्रजेश पाठक नहीं मिलते, भूपेंद्र चौधरी नहीं मिलते, या आपके केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं मिलते। तो ये मामला जो है इनका, वो बहुत बुरी तरीके से आज की डेट में इनके, क्योंकि योगी
के बाद सॉरी मोदी के बाद एक बहुत बड़ा लोगों के मन में भाजपा की जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो उनके लोग हैं, उनके बाद एक बड़ी सिंपल सा एक उनकी भावना बनी हुई है कि मोदी के बाद कौन? तो मोदी के बाद वो योगी को कहीं न कहीं वो मानते हैं कि उसके बाद अगर कोई उनका उत्तराधारी होगा तो वो कहीं न कहीं योगी जी होंगे। लेकिन अब ये जो लड़ाई है, जो आज आपको इस पूरे पटल पर दिखाई दे रही है, जिस कार्य को लेके आज हम इस कार्यक्रम में भी बैठे हैं, ये कहीं न कहीं इनकी वो नंबर 2 की लड़ाई है कि मोदी के बाद कौन? तो मोदी के बाद अब योगी को इन्हीं के लोग नहीं आने देंगे। ये और उन्होंने इतनी बुरी तरीके से जाल इस समय इनके लिए खिलाफ जो बुना है, उसका आज उसकी हमें साफ-साफ नज़र आ रहा है कि दिल्ली में जो बैठकें चल रही हैं या जो इस समय इनकी वहाँ पर वो चल रही है जो बातें, वो पूरा देश देख रहा है इस समय इनका तमाशा। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से यूपी में जो व्यवस्थाएं बदली हैं और उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, कोई भी राज्य हो, खासतौर से बीजेपी शासित राज्य जहां पे बीजेपी का मुख्यमंत्री है, सुनने में तो यहां तक आया कि पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली आला कमान से पूछे बिना ही ये फैसला लागू कर दिया नेम प्लेट वाला हरिद्वार में, और उनको वहां से डांट पड़ी कि भाई बीजेपी की लाइन पे चलना है, योगी की लाइन पे नहीं चलना है। और कुछ ऐसी खबरें उज्जैन से भी निकल कर आई, उज्जैन पुलिस ने तो अपने मुख्यमंत्री से भी नहीं पूछा और वहां के अधिकारियों ने फैसला लागू कर दिया। तो खबर तो ये भी रही कि योगी को फॉलो करने के चक्कर में 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आलाकमान की तरफ से फटकार पड़ी थी कि आप कम से कम एक बार तो पूछिए। तो मैं मतलब ये कि जिस स्थिति में बीजेपी है, मतलब भाई कि आपके सामने 2 विद्यमान, मेरे सामने 5 विद्यमान अभी मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे पास ये अधिकार होना चाहिए ना कि मैं आपसे भी सवाल पूछूं, आपसे भी सवाल पूछूं। अब आप कह रहे कि नहीं, आपसे सिर्फ आपसे ही सवाल पूछना है, अब बाकी लोगों से सवाल नहीं पूछना है। यही बीजेपी में चल रहा है। और मैं ये सवाल का जवाब चाहता हूं गजेंद्र रावत सर से। आप बेबाकी से बताइए जनता को कि बीजेपी में चल क्या रहा है। दरअसल पिछले 5 साल का पहला कार्यकाल और 2.25 साल का जो दूसरा कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का है, उसमें जो उन्होंने अपनी एक छवि बनाई, जो कोई बुलडोजर बाबा है, कभी वो कहते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, कभी वो कहते हैं कि जो मैं कहूंगा वही सब होगा। और बहुत सारी बार उन चीजों को यहाँ भी फॉलो किया गया, तमाम जगह फॉलो किया गया। जो ताजा उदाहरण आपने कांवड़ यात्रा का बताया कि उन्होंने कहा कि सब फल वाले अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगाएंगे, खाने के होटल वाले रेस्टोरेंट वाले अपना नाम लगाएंगे। तो यहाँ धामी सरकार ने और उधर मध्य प्रदेश सरकार ने भी उसको फॉलो किया, और उसको फॉलो करने का जो फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई जी, इसके बाद सब चारों खाने चित हैं। और ये जो विषय था कि भाई योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, बहुत कुछ वहां हो रहा है, गुंडे बदमाश मार दिए हैं, उनके द्वारा जो वहां पर शासन चलाया जा रहा है, तो वो गुंडे बदमाश चोर उचक्के बड़ी संख्या में उत्तराखंड में आ गए हैं। आज इस उत्तराखंड में उत्तराखंड के लोगों को गोली मार रहे हैं, ये उत्तराखंड के लोग उस बात को भुगत रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों की तो योगी आदित्यनाथ से सिर्फ इतनी अपेक्षा थी, और ये उनका राज धर्म भी कहता है कि पिछले जो है 22-24 सालों में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो मसले हैं उनका समाधान होता, लेकिन वो समाधान हो नहीं पाया। योगी आदित्यनाथ अपनी ओर से उस फील्ड में लगे हुए थे जो आप अभी कह रहे थे कि नंबर 2 की लड़ाई है, कि चूंकि अब शायद आधे कार्यकाल में ही नरेंद्र मोदी जी को रिटायर होना है, तो वहां पर जो है अमित शाह आएंगे या जो है योगी आदित्यनाथ आएंगे, इस बात की लड़ाई है। और वो लड़ाई जो है हमने तब भी देखी कि लंबे समय तक ये खबरें आई कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन मुख्य सचिव होगा, कौन डीजीपी होगा। तो जितनी बार योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजी, तो बता रहे हैं कि अमित शाह ने वो सारी चिट्ठियां जो है डस्टबिन में डाल दी, और वहां पर जो है कार्यवाहक स्थिति चल रही है कि टेम्पररी आप किसी को बनाइए अपने अनुसार, और अगर आप उनके अनुसार चलेंगे तो फिर आप काम कर नहीं पाएंगे। ये बात तब भी देखने को मिलेगी जब लोकसभा चुनाव के दौरान जो 80 सीटों पर टिकट बांटे गए, तो ये बताया गया कि भाई वहाँ जो ठाकुर मतदाता है उसको जानबूझकर थ्रेट किया गया। वहाँ ये भी बताया गया कि योगी आदित्यनाथ ने जिन जिन लोगों की टिकट की रिकमेंडेशन करी उनमें से कोई टिकट नहीं दिया गया, और फिर वही जो है निकल गया कि जो इनफाइट जो दिखाई दे रही है आपको, कुछ जगहों पर 2, 4, 5, 7 जगहों पर योगी आदित्यनाथ कहने पर टिकट दिए गए, लेकिन वो कहीं प्रभावी नहीं हुए। अब जो लड़ाई है जो थ्रू अमित शाह के द्वारा जो चलाया जा रहा है, ये जो केशव प्रसाद मौर्य जिनको स्टूल वाला उप मुख्यमंत्री कहा गया, पूरे देश के लोगों ने उनको स्टूल में बैठते हुए देखा, वो उनको सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है। असल बात ये पूरी देश दुनिया के लोग जानते हैं
भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं और वो भी लोग भी जानते हैं जो कल तक इस सारे घटनाक्रम, इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो सिर्फ फुटाफल सामने आ रही है, जो आप सामने आकर लोग बात कर रहे हैं कि भाई योगी गलत है, योगी ने ऐसा कर दिया, संगठन प्रभावी है, ये सारी बातें केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव के दौरान क्यों नहीं कही? ये उस दिन क्यों नहीं कहा गया जब आप टिकट बांट रहे थे? तो ये सारा का सारा जो मसला है ये सिर्फ उसको फोड़ने का है। लेकिन असल बात है कि जो लोग कुछ दिन पहले, जो विधायक, जो मंत्री, जो उत्तराखंड के लोग, जो देश दुनिया के लोग योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहकर बहुत बड़ा क्रांतिकारी बता रहे थे, आज जब योगी आदित्यनाथ की हालत पंचर है तो कोई उनके पक्ष में नहीं है। कहीं भी कोई आपको 10-20 विधायक ये बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ को क्यों निशाना बनाया जा रहा, क्योंकि सबको मालूम है इस ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वाले जिस प्रकार से दूसरे तीसरे लोगों को ठिकाने लगा रहे हैं, वो उन लोगों को भी लगा सकते हैं जो आज योगी के पक्ष में बोलेंगे। और इसलिए जो आज मसले उत्तराखंड के लेकर अटके हुए हैं, हमें मालूम है कि वो हजारों करोड़ रुपए के मामले उत्तराखंड को जो उनकी हिस्सेदारी मिलनी थी वो आज तक भी नहीं मिली। उत्तराखंड के लोग भले ही योगी आदित्यनाथ की पूजा करते हो कि उनके मित्र हैं, उनकी पार्टी के हैं, उनके क्षेत्र के, उनके गांव के लगे, लेकिन मैं मानता हूं कि प्रशासनिक रूप से उनको जो बताना चाहिए था कि भाई इन पिछले 5 सालों में, अगले 2.25 सालों के भीतर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मसले इसलिए समाप्त हो जाने चाहिए थे कि भारत देश में आपकी तीसरी बार की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार है, उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वहां कोई मसलों का समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ सर भी वही हो रही की बैटिंग लगाई जा रही थी, बिल्कुल आने वाला कल क्या वो एक मसला है और बाकी मुख्यमंत्री भी उस पर कुछ नहीं कर पाया और शायद इस सरकार में भी नहीं हो पाया, यूपी उत्तराखंड के बंटवारे में जो कुछ विवाद रह गया है। लेकिन सवाल ये है नीरज कोहली सर, अब आपसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जो योगी मॉडल है उसकी छाया जो है क्या उत्तराखंड सरकार पे दिखती है, और दिखती है तो 100 में कितने प्रतिशत दिखती है? ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड सरकार तो पूरी तरह से कॉपी कर रही है यूपी सरकार को। सर आपकी आवाज म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। जी अब देखिए आवाज आई है आपको? जी जी देखिए, वैसे एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना करना मैं सही नहीं समझता, क्योंकि अगर योगी जी का आप राजनीतिक जीवन देखेंगे, उनका कद देखेंगे, तो लगभग 26 वर्षों से पॉलिटिक्स में है। 1998 से लेकर 2017 तक वो सांसद रहे, उसके बाद विधान परिषद के सदस्य रहे और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए और फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। और धामी जी का आप राजनीतिक जीवन देखेंगे तो उनके सामने बहुत छोटा है, और एक हर पर्सनैलिटी की एक अपनी जो खासियत होती है वो अलग होती है। धामी जी जो हैं वो अलग किस्म के लीडर हैं बिल्कुल, और योगी जी की जो लीडरशिप है, योगी जी जो है उनकी एक छवि जो है कट्टर हिंदुत्व वाली छवि मानी जाती है पहले दिन से ही। और दूसरा यह है कि उनका अगर प्रशासनिक अनुभव भी देखा जाए तो प्रशासनिक अनुभव भी धामी जी की तुलना में उनका ज्यादा अच्छा अनुभव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज की डेट में भी आकार के मामले में देखें, जनसंख्या के मामले में देखें तो उत्तराखंड से कम 5 गुना बड़ा है। तो उनकी एक जो छवि है, उनकी जो अपनी कार्य संस्कृति है, उनका काम करने का तरीका जो है योगी जी का, वो बिल्कुल अलग है और वो दुनिया ने देखा भी है। दूसरी बात यह कि हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत सारे ऐसे मामलों में धामी जी ने भी उस लाइन पे चलने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे परीक्षा के जो स्कैम हुए, या विधानसभा में जो भर्ती घोटाला हुआ, या जो और दूसरी भर्तियां हुई, उसके बाद जो बहुत सारी चीजें निकल के आई और यहाँ बहुत ज्यादा हल्ला हुआ, उसके बाद धामी जी ने इस पे बहुत सख्त कानून बनाया। फिर धर्मांतरण को लेकर हमारे यहाँ एक बहुत सख्त कानून बना, और फिर आपने देखा कि यूपी में जिस तरीके से जो बाबा बुलडोजर वाले योगी जी को कहा गया, उन्होंने अवैध निर्माणों पे जिस तरीके से वहां बुलडोजर चलाए, खासतौर के कहा जाता कि एक वर्ग पे उनका जो है फोकस रहा। उसी तरह से हमारे यहाँ भी बहुत लंबी चौड़ी कैंपेनिंग चली। तो पिछले कई सालों में हमने देखा है कि जब से धामी जी आए हैं तो बहुत सारी चीजें, यूसीसी बना हमारे यहाँ, जो एक मतलब हिंदुत्व वैसे कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का एक मुख्य पार्ट है, और वो सबसे ज्यादा अगर दिखता है, हावी दिखता है आज के दौर में देखें तो उत्तर प्रदेश में दिखता है। और उत्तर प्रदेश के बाद अगर फिर कहीं अगर उस एजेंडे पे चलने की कोशिश हुई है तो वो फिर उत्तराखंड में चलने की कोशिश हुई है। तो बहुत सारे ऐसे निर्णय हुए हैं जो ऐसा लगता है कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश से मिलते जुलते हैं।
लेकिन दोनों लीडर्स का अगर काम करने का तरीका है, दोनों की पर्सनैलिटी को देखेंगे, वो सब चीजें बिल्कुल आपको काफी भिन्न नजर आएंगी। योगी जी की जो एक अपना जो प्रशासनिक क्षमता है या ब्यूरोक्रेसी पे उनकी जो पकड़ है, वो एक अलग चीज है। हमारे यहाँ भी धामी जी बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, उनकी एक कड़ी छवि है, धामी जी फ्लेक्सिबल भी है। अब जो धामी जी की एक छवि है वो बिल्कुल विनम्र टाइप की भी है। हालांकि कहीं जो बहुत सारे फैसले लिए गए जब प्रदेश के अंदर तमाम तरह के संकट आए, तो उन्होंने तुरंत फैसले भी लिए। वो अलग बात है कि वो इंप्लीमेंट जब हुए तो उस पर कितना प्रभाव रहा, कितना प्रभाव नहीं रहा, एक अलग चीज रही। तो दोनों लीडरशिप की क्वालिटीज जो है, व्यवहार है, कार्य संस्कृति है, बिल्कुल एक आपको डिफरेंट नजर आएगी, या चाहे योगी जी हो चाहे धोमी जी हो, दोनों में डिफरेंस नजर आए। बिल्कुल, देखिए इस डिबेट में मैं अब जो चाहता हूं कि अब सुशील सर की एंट्री की जाए और बड़े फ्रेम में इनको दिखाया जाए। भाई बहुत जो है नौकरशाही का बहुत बड़ा इश्यू यूपी में छाया हुआ है, और आप जो है बढ़िया जो है बच्चों को ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, यूपीएससी में बच्चों की तैयारी कराते हैं, उनके एग्जाम की तैयारी कराते हैं, और आपके कई जो है छात्र जो है अधिकारी बने। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या वाकई में जो गलती अखिलेश यादव की सरकार में हुई थी, जो कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के राज में जो अधिकारी हैं उनका जो कंट्रोल है वो कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों पे इतना ज्यादा है कि जनता का काम वो करवा नहीं पाए, और इसके कारण जो है बीजेपी लोकसभा चुनाव में भयंकर हार झेलना पड़ा बीजेपी को, 33 सीटों पे आके सिमट गई। तो ये कैसे काम होता है और अधिकारी क्यों नहीं सुनते? मतलब मैं थोड़ा वर्किंग का तरीका समझना चाहता हूं कि किस तरीके से आदेश का पालन होता होगा, और कैसे जो बीजेपी के नेता और सांसद हैं या विधायक है उनकी ही बात नहीं सुनी गई। तो कौन सी ऐसी व्यवस्था का जन्म हुआ यूपी में जो योगी के लिए ये स्थिति पैदा हो गई कि केशव प्रसाद मौर्य एक फाइल तैयार करके दिल्ली जाते हैं और आला कमान को कहते हैं कि देखिए ये तो मुख्यमंत्री है, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाएगी तो जनता वोट कैसे करेगी बीजेपी को? अभिषेक जी, जी मुझे ये नहीं पता कि आवाज कैसी जा रही है आप तक। नहीं, लेकिन आवाज एकदम अच्छी आ रही है सर, एकदम ठीक ठीक एकदम ठीक। आवाज बढ़िया है। मैं आपके सवालों को इस तरह से जवाब जी दूं जी कि जैसे आपका काम सवाल पूछना, हमारा काम जवाब देना है, जी तो जी हम लोग अपने क्षेत्राधिकार में एक दूसरे की बात सुनेंगे। अगर मेरा काम सवाल पूछना और आपका जवाब देना हो जाए तो आप दाएं बाएं करने लगेंगे। तो जी सरकार में भी यही होता है। सरकार अपनी सियासी पैंतरेबाजी में अधिकारियों को उलझा देती है। अरे भाई डीएम है तो डीएम का काम करेगा, नेता का काम थोड़ी करेगा वो। जी अगर कोई कोई भी विधायक है तो उसका काम विधायक ही होना चाहिए। उसको आप ठेकेदार बना देंगे, उसको टेंडर का काम देने लगेंगे, उसको लाइजनिंग पर्सन बना देंगे, उसे काम के बैरियर में डाल देंगे। तो देखिए ये दोष जो है ना, राजनीति के भीतर ही है। कोई भी अधिकारी सब अपना घर परिवार चलाता है, सैलरी पसंद होता है, कमाई धमाई में इंटरेस्ट लेता है, लेकिन अपना काम करना चाहता है। जैसे प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति का काम दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी तरीके डीएम को डीएम का करने दो। तो ये नेता लोग क्या करते हैं, अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में अधिकारियों को उस तरीके के राजनीतिक एक पहल कर देते हैं जिसमें कि उनको कसमसाहट होती है और बाद में लगता है कि नेता अधिकारी सुनते नहीं है। अरे सुनेगा कहाँ से? अभी आप मुझे कह दीजिए आप सड़क पे झाड़ू चलिए लगाइए, तो मैं कहूँगा मुझे क्लास में पढ़वा लीजिए, मुझे झाड़ू लगाने का टाइम नहीं है। तो आप कहेंगे मेरी बात आप सुन नहीं रहे हैं। तो आप क्षेत्राधिकार में दखल नहीं कर सकते। इसलिए भारतीय संविधान हो, कार्य का नियम हो, कानून हो। अब एक उदाहरण मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अपनी छवि बनाई उन्होंने, लेकिन उस छवि में उनको और जनता को क्या मिला ये विमर्श तो है ना। अगर उनके सामने आज ये उनके दोनों मुख्यमंत्री मीटिंग में नहीं है, उनकी पॉलिटिकल जो है करियर दांव पे लगा हो, उनकी एक हार में उनकी छवि उलट हो गई हो, तो पिछले 7-8 सालों से उन्होंने क्या कमाया? फिर तो खतरा ही है ना। अब दूसरा 7-8 सालों में 2017 से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिला? पेपर आउट मिला, नौकरी नहीं मिली, मुकदमा मिला, अटका के रखो, और आप बुलडोजर चलाएं और अखिलेश यादव को दिखाएं कि देखो हम तुमसे अच्छी सरकार चलाते हैं, या अपने आला अफसरों को दिखाएं, अपने बीजेपी के लीडर्स को दिखाएं कि देखिए हम तो बड़े जो है कानून व्यवस्था को बड़े ढंग से चलाते हैं। आप नंबर्स कहाँ बढ़ा रहे हैं? नंबर जनता में बढ़ाना होगा। नंबर नेताओं के बीच बढ़ाएंगे, नंबर अपोजिशन के बीच बढ़ाएंगे, नंबर अधिकारियों के बीच नहीं बढ़ाना है।
और जो हार का भी आपने कहा है ना, ये हार भी इसीलिए हुई क्योंकि नंबर जहाँ बढ़ना चाहिए वहां नहीं। गणित का पेपर में हिंदी लिखेंगे तो कैसे नंबर मिलेगा? जहां नौकरी देना चाहिए वहां तो आप बुलडोजर ले घूमेंगे। जहां आप भाई चलो कानून व्यवस्था जिन्होंने नुकसान किया उनको जेल सजा सब हो रही है, होने दीजिए, लेकिन छात्र अगर नौकरी मांगेगा तो आप लाठी देंगे, इलाहाबाद में पीटेंगे, लखनऊ में पीटेंगे। तो आप ये क्यों भूल गए कि 18+ है ना, बाद में 5 साल बाद तो खबर लेगा ना आपकी, और उसी का वो नतीजा है। तो कुल मिलाकर के आज जो अगड़ा पछड़ा का वहां राजनीति चल बैठा है, ये कौन है? मौर्य जी। मौर्य जो वो मुख्यमंत्री हैं, अपना विधायक ही नहीं जीत पाए हैं और चले हैं वहां वो हिलाने के लिए। तो यहाँ सबको पता है कि अखिलेश यादव पिछड़े की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच की राजनीति करते तो बीजेपी के लोग भी हैं, लेकिन उनका तारतम्य बढ़ गया, सीट ज्यादा जीत लिया, कांग्रेस भी थोड़ा उबर गई वहां पर। तो बीजेपी के लिए खलबली हो गया कि जो हमारा वोट था वो कहाँ चला गया। अरे आपका वोट वहां चला गया जहां नौकरी मिलने का चांस रहा होगा। आप नौकरी देते ना, तब तो कहोगे 5 साल का प्राइमरी का टीचर बनाएंगे, ये सब अग्निवीर ही पैदा कर दीजिए हर जगह। आप चीजों को अगर बहुत बिगाड़ के सही करेंगे अभिषेक जी, तो चीजें बनेंगी नहीं, उसमें एक और फलीदा लग जाएगा। उत्तर प्रदेश की सियासी पैतरे में अपने सनसनी फैलाने के चक्कर में योगी साहब ने कुछ गड़बड़ तो किया है, खास तौर से गड़बड़ किया युवाओं के साथ, लाठी चलवा करके, पिटवा करके। कौन है ये युवा जो वोट नहीं दिया? हम तो बता रहे हैं बेरोजगारी कारण हारे हैं, और किसी को शर्त लगा लीजिए, हम रिसर्च करके 6 महीने में बता देंगे कि इनको सारी सीटें बेरोजगारी कारण घटी हैं। अरे भाई एक चीज आप बताइए, आपने मुझे फोन किया कि 8 बजे डिबेट है, हम चले आए, हमने क्यों नहीं आपकी बात सुनी? इसलिए हमने आपकी बात सुनी क्योंकि हम डिबेट कर सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि मेरे घर आओ खाना बनाने 8 बजे, तो मैं तो नहीं बना सकता, तो नहीं सुनूंगा ना आपकी बात। तो आप अधिकारी से क्या काम लेते हैं? ये नेता लोग अधिकारियों से क्या काम लेते हैं? पॉलिसी मेकर है तो पॉलिसी बनवाओ, एग्जीक्यूटर है तो एग्जीक्यूट कराओ। भाई सब हाड़ मास के बने, कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, कोई सिपाही दरोगा का बेटा है, कोई सिपाही दरोगा है, कोई IAS भी, कोई दूसरी धरती से थोड़ी आए। हम ही को अभी आप कोई काम दे दीजिए तो हम क्यों नहीं करेंगे? उसके बदले हमारा घर चल रहा है तो क्या दिक्कत है? हम सवेरे 6:30 बजे क्लास में आते हैं, कल के सुशील सर तो पढ़ाते नहीं। अरे यार पढ़ाएंगे नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे। तो अधिकारियों को सैलरी नहीं मिलेगी। यहाँ एक आदमी गड़बड़ करता है तो उसका घर तोड़ देते हैं आप बुलडोजर से, और आप कहते हैं अधिकारी सुनता नहीं। ये कंट्राडिक्टरी नहीं है? एक तरफ तो जनता पर बुलडोजर चलाते हैं, दूसरे तरफ अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता। अरे उनको छोड़िए, आपको मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं सुनते, तो आपने हासिल क्या किया? सवाल ये है ना, हासिल क्या हुआ? जैसे बच्चा रात भर पढ़े, लेकिन हमने पूछा रिजल्ट में क्या हुआ तुम्हारा, उसने कहा कुछ नहीं हुआ। हमने कहा रात क्यों खराब किए? यही तो क्वेश्चन उठेगा ना। तो अधिकारी ये प्री मेंस इंटरव्यू, लोक सेवा आयोग, संघ, ये सब अपनी जगह है, सियासत पैतरे अपने जगह। इनका गोटी नहीं बैठ पाया, सियासी तौर पर ये थोड़े विफल हो गए लोकसभा में। जनता उतार दिया इनको थोड़े से अपने नजरों से, उधर दूसरी पार्टियों का जलवा हो गया, अब नजर में खटक रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये जो मौर्य वगैरह को ओबीसी की राजनीति किया जाए, इससे थोड़े वोटर ये होंगे। फॉरवर्ड लॉबी है, वो ठाकुर हैं, उत्तराखंड क्या क्या जोड़ रहे होंगे, मुझे ये सब से मतलब नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उनकी बात कोई ऐसा नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन वो बात सुनाइए जो सुनने के लिए बना है। जैसे लता जी ने एक बार, जैसे सचिन तेंदुलकर कोई कहे कि तुम गाना गाओ तो वो गाना गाएगा, वो कहेगा क्रिकेट खेलता हूं मैं। आप जो जिसका काम है वो काम दीजिए, आप काम देना तो सीखिए पहले। तो केशव लड़के नौकरी मांगते हैं, आप लाठी देंगे तो उल्टा नहीं हो गया। उनका काम, केशव प्रसाद मौर्य का काम तो डिप्टी सीएम का है, और डिप्टी सीएम के पास तो मंत्रालय वाले ही हैसियत होती है। तो मतलब योगी के पीछे पार्टी भी पड़ी है, इस बात में आप मानते कि नहीं मानते कि पार्टी ने भी उन्हें काम नहीं करने दिया? मैं मान रहा हूं, लॉबी हो रही है, एक वर्ग तैयार हो रहा है, वो योगी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। मोदी जी का थोड़ा इनायत बनी हुई है, अमित शाह शायद नहीं चाह रहे होंगे, और मौर्य जी अपनी हाजिरी लगा अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। ये तो कोई नई बात थोड़ी है, ये नई बात थोड़ी है। आप बताइए, जो सियासत में आता है उसको खटिया से कैसे उतारा जाता है, पहली बार हो रहा है क्या? यही तो राजनीति है। अब ये चीज तो योगी जी को अपने बलपूर्वक समझना है कि हम अपनी सत्ता को कैसे कब्जियाए रहे और कैसे इन लोगों को डिफीट करें, ये तो उनको देखना है। और बाकी मुख्यमंत्री के तौर पर रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए। जी सुशील जी एक सवाल पूछना चाह रहा था, जो कि सुशील सर जो है वो पढ़ाने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। 2 ऐसे प्रकरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुए, एक तो फर्जी एनकाउंटर हुए
जिनको लेकर जो है उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी, वहां के पुलिस के लोग, वहां के कप्तान, तमाम लोग कोर्ट में खड़े हैं। और दूसरा प्रकरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, यह हुआ कि अमर उजाला का एक फोटो जर्नलिस्ट था, उसने मिड डे मील में किसी बच्चे को जो है चावल के साथ, पानी के साथ चावल खाते हुए या रोटी से खाते हुए देखा, और उस व्यक्ति उस जर्नलिस्ट के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। क्या आप मानते हैं कि जिस व्यक्ति को इतने बड़े प्रदेश की सत्ता सौंप रखी हो, वो व्यक्ति फर्जी एनकाउंटर करवाए अपने दुश्मनों के, अपने राजनीतिक जो रेबल्स हैं? और दूसरा, अगर कोई आवाज उठाने की बात करे, कोई सच्चाई दिखाने की बात करे, तो आप उसमें राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा रहे। वो पत्रकार 2 साल तक जेल में सड़ता रहा। ये इसको आप किस नजर से देखते हैं सुशील जी? असल में देखिए, मैं आपसे इस दर्द को, इस बात को और इस विषय को मैं समझ रहा हूं कि बहुत सारी चीजें भी सियासी तौर पर और प्रशासनिक तौर पर मनमानी का शिकार हो जाते हैं लोग। अब सवाल 2 प्रकार का है कि कब के कौन कितना गुर्रा सकता है। सियासत की ऊंचाई पर है तो आपकी गुर्राहट ज्यादा हो सकती है, उतार पर है तो थोड़ी आवाज कम हो सकती है। और जनता का यही तो मजनून है कि स्थिति और परिस्थिति के साथ आप चलिए। अब 400 पार में अगर 240 होता है तो जनता को समझा नहीं पाए होंगे आप। अगर आप उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार फिर पूरी सीट जीतने निकले होंगे तो जनता को नहीं समझा पाए होंगे। तो जो मैंने अभी आपसे कह रहा था वो सब उसी के साइड इफेक्ट हैं कि जो काम जिसका है उसको करने दीजिए, और जो काम जिसका है उसको उससे करवाइए, चाहे उसके लिए फिर डंडा ही चलाना पड़े। लेकिन डंडा गलत जगह चलाएंगे और उसके नतीजे फिर गलत तो आएंगे, क्योंकि ये 5 साल का चुनाव होता है, कहीं ना कहीं ये खटकता है। और फिर गुरूर और घमंड भी एक लिमिट के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो आरएसएस के देखे होंगे कितनी बार उन्होंने भी समझा दिया। नड्डा साहब ने कहा कि हम संगठन आरएसएस के बगैर भी बात कर डाले। तो जब सियासी तौर पर चीजें असमंजस में जाती हैं तो जनता उस असमंजस से बाहर निकालती है, और उसका नतीजा यही कि उत्तर प्रदेश में वोट कम दिया। जो गजेंद्र जी कह रहे हैं, मैं उसको पर्टिकुलर नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं सबको समेट के बोल रहा हूं कि इसके साइड इफेक्ट के यही सब डेंट होते हैं। और ये हम समझते हैं योगी जी समझदार हैं, बहुत ईमानदार हैं, पारदर्शी भी हैं, लेकिन रोजगार के मामले में सफल नहीं है। और रोजगार के मामले में युवाओं का यह प्रदेश है, यह देश है। अगर युवा सड़क पे रहेगा तो बटन कहीं और दबाएगा। ये बात मैं बहुत बार लिखा हूं, मेरा तो 50 लेख इसमें होंगे बेरोजगारी पर, महंगाई पर, कि महंगाई और बेरोजगारी तो ऐसे मुंह हैं, अगर इनको ठीक से बंद नहीं किया गया तो ये काटेंगे जरूर। और ये बात आपको मैं कहूं कि हेलमेट पहन के चलिए, नहीं कोई दिक्कत हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, तो 20 साल से ऐसे ही चलते हैं। तो भाई होने के लिए तो अगले क्षण होगा ना, 20 साल का अनुभव यहाँ क्यों काम आएगा। तो ऐसे सियासत में भी लोग गच्चा खा जाते हैं, और ये गलतियां करेंगे तो ये डेंट मिलता रहेगा। और यही सियासत का पैतरेबाजी है। पिछले कई इंदिरा गांधी के सबका शासन देख लीजिए, ऐसे सब गुटबाजी होता है, ऐसे सब कुर्सी से आते हैं चले जाते हैं। नीरज कोहली सर शायद आपकी बात से सहमत है या सहमत है, कुछ कहना चाह रहे हैं? ना मैं कुछ बोलना चाह रहा था। मैं कह रहा कि अभिषेक भाई देखें कि जीत के सब पिता होते हैं, हार हमेशा अनाथ होती है। ये जो हंगामा बरपा हुआ है जिसमें आज डिबेट करा रहे हो, जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, जीत से उत्साहित भी थे, खुशी भी थे, और 10 कमियां और खामियां सब दबी जा रही थी। उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे उत्तराखंड की बात हो, तब तो योगी जी ऐतिहासिक पुरुष हो गए थे, सरकार भी रिपीट करा के ले गए और इतिहास रच दिया उन्होंने, सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी बन गए। यहाँ भी धामी जी लगातार जीत रहे थे, सरकार भी रिपीट करा के ले गए, मिथक बन गया। और अब 2 उपचुनाव एक साथ हार गए, तो यहाँ भी सुगबुगाहट और बहुत सारी चीजें लोगों ने शुरू कर दी, उसके कारण ढूंढने शुरू कर दिए कि भाई हार के क्या कारण है, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। देखिए, एक बात को हमें समझना पड़ेगा, समस्याएं उत्तराखंड में भी हैं और उत्तर प्रदेश में भी थी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बेरोजगारी की जो बात है वो सबसे बड़ी बात थी, और जो बार बार जो परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे थे, एक बहुत बड़ी समस्या थी। अग्निवीर योजना जो है वो खाली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की समस्या नहीं, उसका पूरे देश भर में उसका असर था। तो ये सब चीज ये उत्तराखंड में भी थी। और आप इसके अलावा जो सियासत की बहुत सारी चीजें होती हैं, टिकट बंटवारे को लेकर, जातिगत समीकरण, ये सब चीजें उत्तर प्रदेश में भी हावी थी और उत्तराखंड में भी थी। देखिए, जब तक आपकी रणनीति सटीक बैठती रहती है, आप जीतते रहते हो, तो सारी चीजें ठीक है। कभी कभी पासा जो है ना पलट भी जाता है। तो उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में सेम यही सिचुएशन हुई। यहाँ भी जो 2 उपचुनाव हुए, यहाँ भी पासा पलटा है,
और उत्तर प्रदेश में भी ये कारण रहे हैं। अब क्योंकि हारे हैं तो कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, एक दूसरे पे डाल रहा है, संगठन सरकार पे डाल रही है, योगी जी भी डाल रहे हैं। जब योगी जी जीत रहे थे तो मोदी जी भी उनका हाथ एक ऊपर उठाकर कह रहे थे कि यही अगले हीरो यही है। और आप इस तरह से देखेंगे देश भर की अगर सियासत को, भारतीय जनता पार्टी की सियासत को देखेंगे तो सीनियर लीडरशिप में आप रमन सिंह चले गए, शिवराज चौहान चले गए, वसुंधरा चली गई। उसके बाद अब जब जब मोदी जी के बाद नाम आता था तो योगी जी का नाम आता था, आप देखेंगे। और खासतौर के देश की राजनीति में देखेंगे तो इन दो मुख्यमंत्रियों का नाम बहुत तेजी से चर्चा में है, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो चाहे योगी हो। तो आप जितना आप सियासत में मजबूत होंगे आपके विरोधी भी उतने प्रबल हो जाएंगे। आप इस बात को समझे, आप सारे हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं, इस बात को समझ सकते हैं। तो ये सियासत जो है उसी समय चल रही है। आप जहां थोड़ा सा कमजोर पड़े अब आपके विरोधी जो है प्रबल हो गए हैं। तो यही खेल यूपी में चल रहा है और यही उत्तराखंड में भी इस तरह की कोशिश हो रही है। लेकिन जो नीरज विरोधी भाई, जो कि नीरज जी, ठीक है अभिषेक, एक नीरज जी से छोटा सवाल है। जी, नीरज जी, मैं ये सुनना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव में हार हुई, तमाम जगह हुई। ये पहला अवसर है कि उत्तराखंड में जो 2 उपचुनाव में हार हुई है, उससे कुछ दिन पहले उत्तराखंड सरकार के, उनके नुमाइंदों के, उनके संगठन के लोगों के एक प्रेस रिलीज आई और उस प्रेस रिलीज में बताया गया कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर पूरे देश में पुष्कर सिंह धामी ने 70 जगहों पर जनसभाएं करी, 105 रोड शो करे। उनको हिंदू हृदय सम्राट का नंबर 3 वाली पोजीशन आने वाली है। उनको पता है कि वो स्टार प्रचारक की श्रेणी में बहुत आगे आ गए। ये क्या आपने इन 2 उपचुनाव के बाद पुष्कर सिंह धामी का बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव हारने पर क्या कोई प्रतिक्रिया सुनी है या किसी ने कोई सवाल पूछा है उनसे? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम तो। तमाम उसके बाद ये 2 उपचुनाव हुए, उसके बाद बहुत सारी डिबेट्स हुई, इस पर चर्चा हुई। तो हमने कहा भाई जीतने का मिथक बना, ऐतिहासिक पुरुष बने, लगातार जीतते रहे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। लेकिन आज तक के इतिहास में, उत्तराखंड के 24 साल के इतिहास में ये भी हुआ कि रूलिंग पार्टी ने कभी कोई बाई इलेक्शन लूज नहीं किया। तो ये भी एक रिकॉर्ड बन गया कि एक साथ 2 उपचुनाव हारे हैं। तो कहीं ना कहीं संकट है, दिक्कत है, परेशानी है। आप ऐसे नहीं आ रहे क्योंकि ठीक उससे कुछ समय पहले आप लगातार 5 पार्लियामेंट की 5 सीटें जीतते हो और बहुत अच्छे तरीके से जीतते हो। चलो मंगलौर का तो इतिहास ऐसा ही रहा है कि कभी वो बीजेपी के मुफीद रही नहीं सीट, कभी आज तक आपको मिली नहीं। लेकिन बद्रीनाथ पे तो आपका ठीक ठाक रहा। और वैसे भी आप जो है जितने भी जो बड़े धार्मिक स्थल हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के नाते उससे आपको उसको जोड़ के देखा जाता है। आपने दोनों चुनाव में बहुत ताकत भी लगाई लेकिन उसके बाद भी आप लूज करके। तो मैं वही कह रहा कि जीत के सब पिता है, हार हमेशा अनाथ होती है। जब हार होती है तो संकट खड़ा हो जाता है, फिर एक दूसरे पे आरोप लगने शुरू हो जाते हैं, प्रत्यारोप लगने शुरू हो जाते हैं। संगठन वाला कहता है कि यहाँ टिकट बंटवारे में गलत रणनीति हो गई और सरकार वो कहता है कि यहाँ संगठन के लोगों ने काम नहीं करा। तो ये सब सारी चीजें चल रही है, एक दूसरे के सिर पे जो है आरोप बंटा जा रहा है। अभी बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया, ये बड़ी बात है। आपके पास आ रहा हूँ। हाँ। आ रहा हूँ, लेकिन सवाल ये भी ये है ठीक कह रहे हैं जब आप पार्टी के भीतर जब आप जिस तरीके की स्थितियां पैदा करेंगे, उस हालात को अगर आप देखेंगे तो संगठन पूरी कोशिश कर रहा था योगी आदित्यनाथ को हर एक मसले पर उन्हें उलझाने की। लेकिन सरकार का काम होता है, जैसे सुशील सर कह रहे थे कि आईएएस का काम है अपना काम करना। आपने मुझे डिबेट पे बुलाया तो मैं आया, आप मुझे खाना बनाने के लिए बुलाते तो मैं नहीं आता। तो जो सरकार का काम होता है योगी आदित्यनाथ उसे लगातार करते रहे, जितना भी वो कर पा रहे थे वो कर रहे थे। अभी आज ही आप यूपी में देखिए कि मुजफ्फरनगर में ये इनपुट मिला है सरकार को या पुलिस को कि वहां पे कुछ खतरा मंडरा सकता है। तो वहां के एसएसपी अभिषेक सिंह ने बाकायदे जो है लखनऊ हेडक्वार्टर को लेटर लिखकर उनसे मांग की कि आप एटीएस को भेजिए, और एटीएस वहां पे पहुंची। सड़कों पे एटीएस ने मार्च किया, और ये यूपी की जो तस्वीर है वो बहुत बड़ी तस्वीर इसलिए क्योंकि एटीएस आमतौर पे मतलब पब्लिक में नहीं आती। एटीएस ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है, आतंकवादियों से निपटने के लिए वो जानी जाती है। लेकिन एटीएस का आना, उसके बाद पीएससी की कंपनियों को बुलाना, आरएएफ को बुला लेना, यूपी पुलिस के जवानों को लगा देना, दूसरे थानों की पुलिस को बुला लेना या दूसरे जिलों से पुलिस को अपने जिले में डिप्लॉय कर लेना, ये सब बताता है कि सरकार बहुत तेजी से अपने काम की तरफ बढ़ी हुई है। वो जरूर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, AK शर्मा, बहुत नाम है यूपी की सियासत में जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान देते रहे हैं। आपने देखा होगा चुनाव के बीच में बीजेपी की जो पूर्व सांसद हो गए जिनके बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया, उन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह ने तो साफ कह दिया कि भाई मैं तो योगी को नेता मानता ही नहीं, मेरे नेता तो AK शर्मा है। AK शर्मा जिनको सियासत का भी ठीक से सर नहीं पता होगा, अभी तो आए हैं ब्यूरोक्रेसी छोड़ के, केंद्र की ब्यूरोक्रेसी छोड़ के अभी यूपी में आए
और योगी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्रालय दे दिया गया, बिजली विभाग उनको दे दिया गया। जनता का काम करने के बजाय वो मुख्यमंत्री की कुर्सी या उसकी उस लॉबी का पार्ट कैसे बन गए। केशव प्रसाद मौर्य को मिला था जब विभाग पीडब्ल्यूडी का, तो क्या उनसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि यूपी की सड़कों का गड्ढा खत्म हुआ या नहीं हुआ? क्या उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि उनके विभाग में कैसे करप्शन बढ़ गया? क्या उनसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप अपना काम छोड़ के आप मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे क्यों पड़े हैं? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, हाथरस कांड के बाद ना एक डॉक्टर ना एम्बुलेंस, बताइए आप, ये हाल था। यहाँ तक कि स्ट्रेचर तक मौजूद नहीं था, अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं, अस्पताल में पशु देखे गए। तो जब आप अपना काम छोड़ के दूसरे का काम करेंगे तो जाहिर तौर पे व्यवस्था बिगड़ेगी और वो पूरी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पे आ जाएगी। इसके बावजूद भी खबर यही है, मैं अपडेट दे देता हूं दर्शकों को, खबर यही है कि दिल्ली आला कमान से जब बुलाया गया मुलाकात के लिए तो केशव प्रसाद मौर्य का कोई पक्ष सुना नहीं गया। जेपी नड्डा जब आए थे बीजेपी कार्य समिति की बैठक लखनऊ में करने के लिए, केशव प्रसाद मौर्य का ये बोलना कि बीजेपी में संगठन बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा, यहां तक बात ठीक थी। लेकिन उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का अगले दिन गुपचुप हुई मीटिंग में, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रेसिडेंट यूपी के भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली के अरुण सिंह, ये तमाम नेता वहां पर एक बैठक हुई थी लखनऊ के भीतर। और वो बैठक बहुत प्राइवेट थी, उसमें मीडिया को बहुत जानकारी नहीं मिली। उस बैठक में भी केशव प्रसाद मौर्य को समझाया गया कि आप कैबिनेट की बैठक में जाइए, आप मुख्यमंत्री योगी के साथ तालमेल करिए और वहां पर आप बातचीत करिए। जब यूपी के सियासत में ये टेंशन नहीं संभाल पाए बीजेपी के नेता, तो एक और बैठक रखी गई 20 और 21 तारीख को, जिसमें आरएसएस के बड़े लीडर अरुण सिंह को लखनऊ के लिए भेजा गया कि आप जाइए वहां पे बैठक करिए। लेकिन 20 तारीख की रात को ही, यानी कि 19 और 20 तारीख की रात को ही वो बैठक अचानक कैंसिल कर दी गई। मामला यहां तक पहुंचा कि गोरखपुर पहुंचे मोहन भागवत, जो आरएसएस के चीफ है, वो योगी आदित्यनाथ से खुले तौर पे नहीं मिल पाए। कहने को दो थ्योरी आई कि फोन पे बात हुई, लौट गए, और ये भी कहा गया कि गुपचुप मुलाकात हो गई। तो भाई बीजेपी की मजबूरी ऐसी क्या है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत यूपी जैसे बड़े राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 5 दिनों की कोशिश के बाद नहीं मिल पाते। और फिर आप ये कहिएगा कि जनता का काम नहीं हो रहा है, एनकाउंटर से तो काम नहीं होगा ना। सिर्फ भाई एनकाउंटर आप करिएगा, एक अपराधी खत्म होगा। अतीक वाले केस में क्या हुआ, एक अपराधी के चक्कर में 3 अपराधी पैदा हो गए। तो ये तो ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम और सोशल क्राइम आप उसको देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा उनकी कामयाबी का हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन जो सवाल रोजगार का है, जो सवाल ब्यूरोक्रेसी का है, जो सवाल जनता का है, जो सवाल आम लोगों का है, गरीब लोगों का है, गरीब तबके का है, परीक्षार्थियों का है, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनके लिए एकमात्र नौकरी जीवन का एक लक्ष्य है, परिवार की स्थिति, समाज की स्थिति बदलने के लिए, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, ये बात भी समझनी पड़ेगी। दीपक जाटव सर, आप मुझे ये बताइए कि भाई आप अधिकारियों के पीछे आपने बहुत रिपोर्ट पे काम किया आपने। अधिकारी किसी भी सरकार का चेहरा होता है, लेकिन ये बात कतई झूठ नहीं है, ये बात कतई बेईमानी नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में, सरकार के लेवल पे मुख्यमंत्री की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होने के बावजूद यूपी के अधिकारियों ने मनमानी की है और आज चेहरा बदला है। यही जो अधिकारी छापा मार के थानेदार के कमरे को सील कर रहे हैं, इन्हीं में से एक अधिकारी पे बहुत बड़ा आरोप लगा। आप देखे होंगे उस अधिकारी के बारे में कि उनके नोएडा रहते हुए उन पे गंभीर आरोप लगे। और देखिए वक्त कैसे बदला, वो एक थाने में जाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ छापेमारी करने, और उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके खिलाफ जांच बैठी और उनका नाम आया, सस्पेंड किए गए, प्रतीक्षा रद्द किए गए। तो सरकार और अधिकारियों के बीच में तालमेल नहीं होने से जनता का क्या नुकसान? अभिषेक भाई, इस सरकार में जो सबसे बड़ा खेल और आपस में जो इनकी उठापटक रही, वो इसी बात को लेके अधिकतर रही है कि यहाँ पर विधायक हो गए, मंत्री हो गए, उनकी अधिकारियों से नहीं बन रही, अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे। उनको मुख्यमंत्री जी की तरफ से इतना फ्री हैंड दिया गया अधिकारियों को कि उन्होंने अपने आप को आपका कैबिनेट मिनिस्टर से भी ऊपर मान लिया और विधायिका से भी अपने आप को ऊपर मान लिया। और यही जो आक्रोश था, ये इनके कार्यकर्ताओं में बहुत ही अंदर गहरे तक बैठ गया।
जो इनकी अपनी इंटरनल रिपोर्ट है संगठन की, वो इसी बात को लेकर है कि अफसरशाही को मुख्यमंत्री जी की तरफ से इतना बड़ा फ्री हैंड, इतनी बड़ी खुली छूट दी गई है कि जिसकी वजह से ना तो हमारे किसी बातों को सुना जाता, ना हमारी किसी रिक्वेस्ट को सुना जाता। अगर हम किसी बात को रिकमेंड करके भेज रहे हैं, तो उसको भी हमारे सामने ही साइड में टोकरी में रख दिया जाता है। जितने जनता दरबार होते हैं, वहाँ पे अधिकारी आना अपनी तौहीन समझते हैं। वो या अपने से छोटे अधिकारी, एसडीएम तक भी विधायकों की बैठकों में नहीं जा रहे हैं। जो जनता दरबार लगते हैं, जो इस तरीके के जो कार्यक्रम करे जाते हैं सरकार की तरफ से, उसमें भी उन्होंने विधायकों की बात सुनना और उनको उनके आदेशों को मानने तक से इनकार कर दिया। तो जब अपने सामने अपने विधायक की तौहीन होते हुए कार्यकर्ताओं ने देखी, तो वो उनके मन में बहुत गहरी तरीके से बैठ गई कि इस सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, अफसरशाही बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है। अच्छा, अफसरशाही की हम बात करें तो ये जब आपको याद होगा कि प्रदीप शर्मा गुजरात कैडर से यहाँ पर भेजे गए थे उत्तर प्रदेश में, तो ये सरकार और संगठन की जो इनकी लड़ाई थी और जो दिल्ली वालों की लड़ाई थी, ये अफसरशाही को लेके बहुत पहले से चल रही है। ये ऐसा नहीं है कि आज ये कोई नई लड़ाई पैदा हो गई है। इनको जिस तरीके से दिल्ली का जो इनका ग्रुप है, दिल्ली वालों ने अपने अधिकारियों को थोपने की कोशिश करी, उनको यहाँ पर बैठाने की कोशिश करी कि वो कमांड रख सकें यूपी सरकार पर, वो योगी ने होने नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने जो अपने अधिकारी थे, और खास तौर से आपने देखा होगा कि जिस समय ये एक वहाँ पे एक जनरल एक राय बनी हुई है कि वहाँ पर ठाकुर बाहुल्य जो अधिकारी हैं, ठाकुर बहुल अधिकारी जो हैं, उनको मेन मुख्य पदों पर बैठाया गया, उनको कमांड दी गई, उनको मेन जिलों में, उनको मेन मंडलों में लाया गया और उनके हिसाब से योगी जी ने अपनी एक लॉबी सेट करी। और आपने देखा होगा कि अधिकारियों का जो लड़ाई थी, वो दिल्ली और इनकी बहुत समय से चली आ रही है। जो वहाँ से डेपुटेशन पे कई बार ये हुआ कि डेपुटेशन पे कोई अधिकारी यहाँ भेज दिए जा रहे हैं, कई को डिप्यूट यहाँ पे करा जा रहा है, कई के वो चाह रहे थे कि दिल्ली वाले जो ग्रुप था वो चाह रहे हैं कि हमारे अधिकारी इन मेन मुख्य पदों पर रहें, वो तक भी योगी जी ने डिनाई कर दिया। तो ये जो लड़ाई है आज वो छन के आज हमारे सामने ये आ रही है। अच्छा, बात ये है कि आज आरएसएस भी अपने हिसाब से, जैसा मुझे लगता है कि आरएसएस भी अपने मतलब के हिसाब से योगी जी का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि योगी जी डायरेक्ट कभी भी संघ के कार्यकर्ता नहीं रहे। उन्होंने तो अपनी हिंदू महासभा और हिंदू युवा वाहिनी के दम पे वो उन्होंने अपनी राजनीति स्टार्ट करी थी और उसी के दम पे वो अपना लेके चले हैं। आज जैसा आपने बताया कि मोहन भागवत जी जो शीर्ष नेतृत्व है आपका आरएसएस का, वो गोरखपुर जाते हैं और इनकी मुलाकात नहीं होती। मुलाकात हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि जिस तरीके का ये मामला चल रहा है, जिस तरीके का हर आदमी अपने आप को योगी जी को या अपने हिसाब से, चाहे वो मौर्य जी हो चाहे वो पाठक जी हो, उनको अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जाए। दिल्ली वाले अपने हिसाब से उन्होंने मोहरा चुन लिया है, आरएसएस ने अपना मोहरा चुन लिया है। और ये जो सरकार संगठन और अफसरशाही की जो लड़ाई है, इसमें पीछे इनके कार्यकर्ता ने आखिर में हथियार डाल दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2024 में नतीजा आपके सामने, और 27 को लेकर ये लोग डरे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली का रास्ता हमेशा उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। 27 का चुनाव इनके सामने बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है। आज दिल्ली की बैठक में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 100 विधायकों से ज्यादा लोगों से मिलकर वो गए हैं। जो अपने सहयोगी दल थे उनके मंत्रियों से, उनके जो विधायक थे उनसे, उन तक से लेकर मिलकर वो वहां पे गए और अपनी पूरी फाइल, आज आपने अगर देखा होगा तो जिस समय वो मीटिंग में जा रहे थे, तो एक फाइल योगी जी के हाथ में थी। और उससे पहले आपने कभी नहीं उनको कभी कोई कागज पत्रा, कोई पोथी लेते हुए नहीं ले जाते हुए देखा गया होगा। लेकिन आज वो पहली बार ऐसा था कि वो अपनी बात रखने के लिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कोई वो पूरी चीज का जो फीडबैक है, जो चीजें हैं, वो सब लेके गए और अपने बचाव की पूरी कोशिश करेंगे, उनको हक है पूरा अपना। लेकिन ये लड़ाई जो थी अफसरशाही वाली, ये बहुत ज्यादा भारी पड़ गई और उसका नतीजा ये हुआ कि इनका जो रिजल्ट था ये 2024 का, ये सब इनके पूरा ठीक रंग के सर पे फोड़ दिया गया। जाहिर तौर पे लेकिन एक बात तो ये भी समझनी पड़ेगी ना कि जब आप सरकार चलाते हैं तो ये चुनौतियां तो आएंगी भाई, ये तो बहुत सामान्य चुनौतियां हैं। एक आम इंसान के पास कितनी चुनौतियां हैं भाई, आप ठीक कह रहे हैं, काम कर रही है, आम इंसान के लिए काम कर रही है, आप लोगों के लिए काम कर रही है, तो चुनौतियां तो हर किसी के पास है। मैं लड़ाई सर आपसे एक आखिरी टिप्पणी चाहता हूँ, एक आखिरी टिप्पणी मैं चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पार्टी के लिए घातक है, जो पार्टी के जो नेता जो करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, एक पक्ष को लगता है कि योगी आदित्यनाथ का कद वक्त से पहले बड़ा हो गया, या योगी आदित्यनाथ महिमा मंडल का शिकार हो गए और उन्हें कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही जो 2027 में बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। मैं प्रशासनिक लेवल पर यह बात समझना चाहता हूं आपसे।
मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। हाँ, ये सभी लोग कम ज्यादा तो इसको जानते ही हैं कि बीजेपी में योगी जी के बाद जनरली ऐसा सुनने में आया होगा कि 29 तक मोदी जी, उसके बाद